तो दोस्तों भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहते हैं और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहते हैं, यानी भारत की संतान कहते हैं। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी कि 3 कालक्रम में हम इतिहास को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत वह जो कि सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य तक, और मध्यकालीन भारत में हम मोहम्मद गौरी जब भारत में आया था तब से लेकर मुगल साम्राज्य तक पढ़ते हैं, और आधुनिक भारत में हम 1857 से लेकर 1947 की घटनाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों द्वारा विवरण और नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में, यानी ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी गायत्री मंत्र की रचना कौन से मंडल में मिलती है? हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ईस्वी और ईस्वी पूर्व के बारे में अगर आपको जानना है तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऋग्वेद में आगे देखते हैं। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ये सारी बातें हमने ऋग्वेद में देख ली। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ताओं को अथर्वयों कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी ये जो वेद लिखा है इसमें गद्य भी मिलेगा और पद्य भी मिलेंगे। दोस्तों, ये बात हो गई यजुर्वेद की। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो 3 वेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन सी है? सभा और समिति। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद जो वेद आया वो है अथर्ववेद।
यानी हम कालक्रम देखें तो पहले ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और उसके बाद में अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या है 18, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महाबुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अगला पॉइंट है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिनका नाम था कौटिल्य और इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था राजतरंगिणी। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कल्हण द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा पुस्तक में सुरक्षित है। यानी अरबों ने जब सिंध पर विजय प्राप्त की थी, वह एक लेखक थे अली अहमद। अली अहमद ने किताब लिखी थी जिसका नाम है चचनामा। उसमें अरबों की विजय के बारे में लिखा है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। इन्होंने मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में दी है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ये पतंजलि रामदेव वाली नहीं है। दोस्तों, अब हमें इतिहास की ओर जानकारी हमें विदेशी यात्रियों से मिलती है। तो कौन कौन से विदेशी यात्री भारत में आए थे और इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया? तो यूनानी और रोमन लेखक आए थे। देखेंगे, सबसे पहले आया था टेसियस। यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण बड़ा ही रोमांचक है, अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहते हैं। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और ईरान के संबंध में लिखा है। अगला लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य काल के समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। अगला लेखक है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला लेखक है डायनीसियस। यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। अगला लेखक है टोलमी। इसने 2री शताब्दी में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत का भूगोल। दोस्तों, कुछ चीनी लेखक भी आए थे। तो चीनी लेखक कौन कौन थे? फाहियान, संयुगन और ह्वेनसांग, और एक और था इत्सिंग। ये 3-4 चीन से आए थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखे थे। सबसे पहले है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में एमपी के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। दूसरा लेखक है संयुगन, जो कि 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, यानी इसने बौद्ध धर्म के बारे में जाना। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था।
इसने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 साल की यात्रा के बाद यह सबसे पहले भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। पहले कोई राज्य हुआ करता था कपिशा, वहां पर पहुंचा। 15 साल तक भारत में रहा और फिर चीन लौट गया। इसने नालंदा जिला स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी से अध्ययन किया और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले गया। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ह्वेनसांग जब यहाँ पर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र वहाँ के कुलपति थे। दोस्तों 3 लेखक हो गए चीनी। चौथा चीनी लेखक था इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो ये सारे चीनी लेखक हो गए। कुछ अरबी लेखक थे, अल-बरूनी और इब्न बतूता। अल-बरूनी के बारे में देखते हैं। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ आया। दोस्तों इब्न बतूता जब आया था तो उसने उसका यात्रा वृत्तांत लिखा थे। तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसे रिहला कहा जाता है। 14th सेंचुरी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर एवं सबसे रोचक जानकारी देता है इसका यात्रा वृत्तांत। तो इस तरह से इन विदेशी यात्रियों से हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ये लोग आए यहाँ पर घूमे फिरे, जो यहाँ से जो शिक्षा ली और यहाँ पे जो यात्रा की उसे अपनी पुस्तकों में सुरक्षित रखा, और इसलिए हम इन्हें पढ़कर उस समय के भारत के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई से वैदिक देवता वरुण और इंद्र के नाम मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रहने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया था। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्राविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। दोस्तों अब हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी कि जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम उसे इतिहास में सही तरीके से पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी हमें लेखन सामग्री तो मिली लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते। उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार पहले हुआ था। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, यानी ये लोग शिकार करके अपना पेट भरते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया और उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, यानी
प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं और जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगला पॉइंट है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो इस प्रकार हमने भारतीय इतिहास के एक एक पॉइंट को समझा। तो इसी तरह ऑडियो फॉर्मेट में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।